हम बहुत दूर चले गए। मैं थोड़ा सा पहले दिल्ली में वापस आऊंगा। दिल्ली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी क्या तहसीन पूनावाला को परेशान करती है, और आपको लगता है कि आप इस मौके को पूरे तरीके से गवा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जानबूझकर छोड़ रहे हैं कि हम यहां नहीं दिखना चाहते, क्योंकि मन में कहीं डर है कि हम जाएंगे, कहीं किसी का वोट कटेगा और किसी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि सरकार बनाने की सीधी हालत में तो वो मुश्किल ही है। वो जाएगी तो किसी ना किसी का वोट काटेगी, और जब किसी का वोट कटेगा तो किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। अगर बीजेपी को फायदा होता, जो आपका, जो मैं तात्पर्य समझा आपकी सारी हम्म, बातों का, तो ठीक है, बीजेपी सरकार बनाती, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मुझे इस चीज से क्यों खुशी हो कि आपके घर में बिरयानी नहीं पक रही है, मुझे इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि मुझे खाना दाल चावल मिल रहा है कि नहीं, आपको बिरयानी मिले नहीं मिले उससे मुझे क्या मतलब है। मुझे अपने घर में क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को मजबूत करना है। देखिए, आप ये जो माइंडसेट है, आप आम आदमी पार्टी का माइंडसेट देखिए, उसमें, और मैं इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, हरियाणा में, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था, मैंने देखा 5 सीटों पे उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश की। चलो, नोटा से कम वोट मिला, वो अलग बात है। एमआईएम, जिसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं मानता हूं ये देश के लिए, ये पार्टी देश के लिए ये गलत पार्टी है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं, लेकिन एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कांग्रेस के एक्सपेंस पे हो रहा है, वो सोच रहे हैं दूसरे पार्टी इसके एक्सपेंस पे हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये सोचती है क्या? आम आदमी पार्टी जब उसने पंजाब में एंट्री लिया, क्या उसने सोचा इससे कांग्रेस का नुकसान होगा? और हो सकता है बीजेपी और एसएडी, उस वक्त अकाली दल के साथ बीजेपी गठबंधन में थी, ये सरकार में, उन्होंने अपने दल के बारे में सोचा, और ठीक कांग्रेस को भी अपने दल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये राहुल जी की नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। पर क्या है विशाल भाई, वो जो संगठन में जो बड़े लोग हैं, गांधी परिवार तो ठीक है, चाहे राहुल जी और प्रियंका जी हो, तो जमीन से जुड़े हुए नेता, बड़े नेता है, पर जो इर्द गिर्द के नेता है ना, ये सारे राज्यसभा टाइप नेता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, वो जमीन से जुड़े हुए नहीं, वो इंटेलेक्चुअल नेता है। इंटेलेक्चुअलिज्म ठीक है कि वो आपने एक एडिट, आपने हिंदू में एक आर्टिकल लिख दिया, ओपेड लिख दिया, उसमें से तो कुछ उसके भी कैपेसिटी नहीं रखते, बट वो ठीक है। उसके बाद क्या, आम आदमी की परेशानी क्या, जो आम आदमी, देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं हर डिबेट में आम आदमी पार्टी को कहता हूं, वक्त पे आपका स्टैंड क्या है? कोई मुंह नहीं खोलता है। आप पकड़ो ना, आप मुद्दे उठाओ ना, मुद्दे बनाओ, पॉलिटिक्स में मुद्दे बनाए जाते, क्यों नहीं बना रहे? वो किसकी गलती है? वो पॉलिटिकल माइंड चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मुद्दे कांग्रेस ने नहीं उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी होती है। मैं अरे सुप्रिया सुले भाई, को भी सुनता हूँ, पवन खेड़ा साहब को भी सुनता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी होती है, बड़ी लॉजिकल बातें होती हैं, डेटा लेकर आते हैं, बड़े से स्क्रीन पर सारा डेटा भी चलाते हैं, सब ठीक है। पर जो आपने कहा ना, बात वही है, वो जमीन पर उतरकर लोगों को समझाएगा कौन? देखिए, पवन भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता है, और ऑनेस्टली डेटा की जरूरत है, क्योंकि विशाल भाई जैसे लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, मुझे डेटा से ही उनके साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद की जो आम वोटर है, कॉमन वोटर है, उसको क्या चाहिए? उसको लग रही है महंगाई। हम्म, आप उसको डेटा से नहीं चीजें, आप उसको बताओ आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसको सोल्यूशन दो, आप उसको बताओ उसकी जिंदगी बेटर कैसी होगी। जो एस्पिरेशनल वोटर है उसको नौकरी चाहिए, आप उसको बताओ इन्वेस्टमेंट कैसे लाओगे। तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, दिक्कत वहां आ रही है। तो और ऐसी देखिए, जमीन एक पर है, जब आप कहते हैं सॉरी कि हम विशाल भाई, 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड विशाल भाई, और एक है कि सारे भारत के लोग, चाहे फिर दिल्ली हो कोई भी सूबा, प्रॉब्लम सब लोग जानते हैं। लोग उसको वोट देंगे जो सोल्यूशन बताएगा। क्या हम सोल्यूशन दे रहे हैं? सोल्यूशन देना चाहिए। पर मैं तहसीन ये पूछ रहा हूँ कि सोल्यूशन देने से रोका किसने है? किसी कौन? ने नहीं। जब सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी, जो कुछ होगा वो राहुल गांधी की मर्जी से होगा, राहुल गांधी कह दें तो हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम सब कुछ कर दें, तो रोक कौन रहा है करने से? और 10 साल आपने दे दिए एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी थोड़ी मजबूत स्थिति में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, भाई 24 के इलेक्शन में 99 सीट्स तक कांग्रेस पार्टी पहुंची, और वो जो वक्त था, लग रहा था कि कांग्रेस अब तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर होते हैं 4 विधानसभा के इलेक्शन, और फिर हम देखते हैं कि 4 विधानसभा इलेक्शन में हालत क्या होती है। इंडिया गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर में जाते हैं, सरकार बनती है तो सरकार में आप शामिल नहीं हो पाते हैं। उमर अब्दुल्ला का रुख क्लियर नजर आता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में शांति से सरकार चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि जब तक केंद्र का सहयोग नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में सरकार ठीक से नहीं चलेगी। उनके बयान बिल्कुल क्लियर ये इशारा करते हैं कि वो वहां पर है। कांग्रेस पार्टी वहां से किनारा करके निकल जाती है। हरियाणा में कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र की हार तो इतनी खराब है कि शायद उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। झारखंड में भी जो कुछ करते हैं वो हेमंत सोरेन करते हैं। वो मैया सम्मान योजना लेकर आते हैं अंत समय में। इन चारों ही प्रदेशों में कांग्रेस कहां है? वो जो लोकसभा चुनाव में मोमेंटम हासिल हुआ, वो कहां गायब हो गया?
तो मैंने ये बात बरखा दत्त को उनके पॉडकास्ट में कही थी कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त कांग्रेस की जो हालत है हम्म, 2014 से खराब है। 2024 के 99 सीट्स को अगर आप देख लो, वो छोड़कर कांग्रेस की हालत एक्चुअली 2014 से खराब है। हम्म, अब आपने महाराष्ट्र, क्योंकि उस सूबे से मैं आता हूँ, सूबे में मैं काम करता हूँ, आज भी मुझे सौभाग्य है कि मैं अपने मातृभूमि पर हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। आप देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में आप फर्क देखिए और आप स्ट्रैटेजी समझिएगा। ज्यादा पोलराइजेशन बीजेपी ने झारखंड में किया था, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन किया था। बेटी की बात की, आपकी बेटी ले जाएगी, आपकी जमीन ले जाएगी, जो कुछ भी बात किया, सही गलत में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं एनडीआरएफ, सही, हाँ, हाँ, मैं मोरालिटी में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। चुनाव लड़ना था, उन्होंने बिल्कुल लड़ा, उसको ज्यादा पोलराइज किया, चाहे फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी थे, चाहे फिर माननीय अमित शाह जी थे। आपने जैसा बताया मैया योजना, ये सब हेमंत सोरेन जी, हाँ, मैया समान योजना, मैया योजना, हेमंत सोरेन जी थे, कल्पना सोरेन जी थी, उन्होंने डाइवर्ट नहीं होने दिए। उन्होंने झारखंड आदिवासी और झारखंड के उन्होंने प्राइड की बात की। उन्होंने ये सवाल पूछा क्या झारखंड आसाम से चलेगा या दिल्ली से चलेगा, और उन्होंने इलेक्शन को डाइवर्ट करने नहीं दिया। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। पोलराइजेशन महाराष्ट्र में कम हुआ झारखंड से ज्यादा। पोलराइजेशन हुआ, कम हुआ। किसने कहा था महाराष्ट्र में मोहतरमा को जाकर ऐसे मौलाना साहब से मिले जो कहते तालिबान खराब है, अच्छा है, और लड़कियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? किसने कहा? वो दूसरे विधायक को, जो इंडिया अलायंस के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, ऐसे मौलाना को मिलने जो गिजवाई हिंद करना चाहते थे? किसने बोला पोलराइज? वो पोलराइज कर रही थी भाजपा। किसने इस साइड को कहा था पोलराइज करो? तो देखिए, चुनाव में अगर पोलराइजेशन होगा, दो साइड से होगा, भाजपा को फायदा होगा। सिर्फ भाजपा पोलराइजेशन से, देखो, आम आदमी पार्टी पोलराइज नहीं होने दे रही चुनाव। तो कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए दिल्ली में, वो इंपैक्ट नहीं हुआ। इंपैक्ट कब होता है? इंपैक्ट तब होता है जब दो साइड से हो। तो मैं वही बता रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। मैं एक महाराष्ट्र का एक सिंपल एग्जांपल दिया, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। हरियाणा में किसने कहा कि कास्ट पे पोलराइजेशन करो? किसने कहा? क्या हम नहीं ले जा सकते थे एक बड़ी नेता को साथ में? क्यों उनको नहीं लेके जा सकते थे? बिल्कुल ले जा सकते थे साथ में, ताकि, क्योंकि दलितों का वोट तो मिला था ना कांग्रेस को 99 सीट्स में। दलित मुसलमान एक हुए थे कांग्रेस के साथ, तो बिल्कुल उनको साथ में लेना था। और देखिए, नेशनल चुनाव के मुद्दे अन्य हो सकते, राज्य चुनाव के मुद्दे अलग है। यहाँ के हम्म। मुद्दे और वो मुद्दों पे फर्क होना चाहिए। हमें राज्य की बात करनी चाहिए, राज्य के प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए। आपके मुताबिक हरियाणा में ऑलमोस्ट जीती हुई बाजी कैसे हाथ से निकल गई? कहाँ चूक हुई? ज्यादातर लोगों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत जरूरत से ज्यादा भरोसा था, पर फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही भूपेंद्र हुड्डा तो पहले भी चुनाव जितवा रहे थे। देखिए, दोनों बात तरफ की बात। बात हुड्डा साहब की नहीं है। एक वे बेचारे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? वे एक नेता है, और ऑब्वियसली अगर मैं सीएम का दावेदार हूं, हम्म, ऑब्वियसली, और मेरे सामने विशाल सीएम के दावेदार हो, मैं चाहूंगा कि जो तहसीन के सपोर्टर्स हो उनको ज्यादा टिकट मिले, विशाल के सपोर्टर्स को कम मिले। ये पॉलिटिक्स में ऑब्वियस बात है। इसको हम, हुड्डा साहब क्या, हम इसमें गलती नहीं देख सकते कि वो चाहते थे उनके समर्थकों को मिले, कोई और चाहता था कि उनके समर्थकों को मिले। ये बात नहीं है। पॉलिटिक्स, इसी को मैनेज करना पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, भाजपा में ज्यादा हरियाणा के अंदर रिबेल था, लेकिन उन्होंने अपने रिबेल कैंडिडेट्स को बिठा दिया। जो कैंडिडेट्स उनके थे, कांग्रेस के जो 14 कैंडिडेट्स रिबेल कर दिए, उनको नहीं बिठाया गया। दूसरी चीज, जो महेंद्रगढ़ इलाका है गुरुग्राम के आसपास, जो एक यादव बेल्ट थे, वहां पर अगर अखिलेश यादव जी आ जाते कैंपेन करने के लिए, बहुत उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता, क्योंकि हरियाणा के जो यादव भाई बहन थे वो नाराज थे वर्तमान बीजेपी सरकार से, क्योंकि यादवों का इनकाउंटर हो रहा था, ऐसा परसेप्शन बन गया था उत्तर प्रदेश में। और एक यादव भाई का इनकाउंटर हो गया था एटीएस द्वारा, उसके कुछ दिन पहले ही। अगर आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट भी दिया था, वो एटीएस वाला चप्पल के अंदर, गोमती वाला एसटीएफ ऑफिसर, सुल्तानपुर में हुई डकैती से जुड़ा हुआ ये केस था। डकैती वाला मामला। तो आप यस। अखिलेश यादव जी को ले आते, पंचायत करवाते, महापंचायत करवाते, उनके नेताओं से, उनके जो बड़े नेता है यादवों के, जो बड़े उनके बुजुर्ग है, उनसे मिलवाते। देखिए, चुनाव स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है। हवा भी कब, हवा ठीक है, एक चीज माहौल है, पर वो माहौल जब तक तब्दील नहीं होगा बूथ के ऊपर, तो माहौल कन्वर्ट कैसे होगा? आपको सीट कैसे मिलेगी? तो ये स्ट्रैटेजीज कौन बना रहा है? वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने पहले के चुनाव हराए, वही लोग हैं जो टिकट बांट रहे, वही लोग हैं जो मंथन कर रहे, वही लोग हैं जो फिर इस पे रिपोर्ट बना रहे, और रिपोर्ट का क्या होता कोई नहीं जानता। तो वही लोग हैं, और वही लोग हैं जो राज्यसभा में जाते हैं, और उनमें से अधिकतर लोग अपने सूबे से राज्यसभा में नहीं जा सकते। सुन लीजिए विशाल भाई, अपने स्टेट से नहीं जा सकते राज्यसभा में। नॉर्थ साउथ साउथ इंडिया से जाना पड़ता है, यहां से, वहां से, स्टेट से जाना है। अपने स्टेट में उनको एंट्री नहीं है।
वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या करें? है ये सच्चाई है। जब राहुल गांधी ने लीडरशिप संभाली थी, उस वक्त कहा गया था कि यंग ब्लड आएगा, अब राहुल गांधी की एक यंग टीम होगी, नई टीम होगी। फिर 2019 का इलेक्शन जब हारी कांग्रेस पार्टी, मुझे याद है राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं हट रहा हूं और आप मुझे मत कहिएगा बार-बार अध्यक्ष बनने के लिए, मैं चाहता हूं कि कोई और अध्यक्ष बने। वो वहां से लेकर आज तक में क्या हुआ ऐसा नया? क्या ऐसा नया कांग्रेस पार्टी ने किया? 2024 तक तो फिर भी नजर आया वो 99 सीट्स वाला। मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये जो नयापन आने की बार-बार बातें होती हैं, बार-बार बातें होती हैं, फिर वो नयापन कहाँ गायब हो जाता प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो, मैं है? कांग्रेस का वोटर हूँ और मेरा जो कांग्रेस से संबंध है वो मेरे दादा जो थे वो गांधी जी के साथ जेल में थे। बट वो स्टोरी पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस है वो बहुत लेफ्ट हो चुकी है, बहुत वामपंथियों के ग्रुप के अंदर, उनके कब्जे के अंदर आ चुकी है, बहुत लेफ्ट हो चुकी है और लेफ्ट एज एन आइडियोलॉजी रिजेक्ट हो चुकी है। देखिए, आज का जो ज़माना है, वर्तमान जो वोटर है, यंग वोटर है, वो एस्पिरेशनल है। वो एस्पिरेशनल चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो। वो चाहता है नौकरी हो। नारायण मूर्ति जी और एल-एन-टी चेयरमैन की तरह 70 और 90 घंटे की नौकरी नहीं। वो चाहता है भई मैं दिन में 8-9 घंटे नौकरी करूँ, उसके बाद में किधर जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ खाना खाओ, मे बी इवन एन्जॉय योर ड्रिंक। मैं सैटरडे को आई गो फॉर अ स्पा, आई गो टू द हम सर्विस इंडस्ट्री, हम कम टैक्स, हम लोगों की ज़िंदगी बेटर करना, हम और अपॉर्च्युनिटीज़ करना, एआई करना, इस पे राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं। हम इस पर अगर बात करें ना, विशाल भाई, मान लो सारा एक बड़ा तबका बैठा हुआ है मिडिल क्लास का, यंगस्टर्स का, जो बीजेपी से परेशान हो चुका है। वो पूरा चाहता है कि वो इस साइड आए, बट हम वही बात नहीं कर रहे। बात जो जो वर्तमान पार्टी कर रही है वो इतना आउट ऑफ सिलेबस और कॉन्टेक्स्ट है कि वर्तमान यंगस्टर्स उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमें बात करना है आगे हम जॉब कैसे बनाएंगे, हम इनकी जिंदगियों को बेटर कैसे करेंगे, हम उनको एस्पिरेशनल लाइफ कैसे देंगे, इंडियन ड्रीम उनका कैसा फुलफिल होगा, उस पर अगर हम बात करें, मैं बता रहा हूं बीजेपी घेर जाएगी। अब आप मुझे सिंपल चीज बताइए, सब यंगस्टर्स का छोड़ दिए, टैक्स के ऊपर बुलाए निर्मला सीतारमन मैम को, बोले कि टैक्स पर बात करें, इनकम टैक्स पर, बता रहा हूं बीजेपी उसी में फंस जाएगी। जो जो कॉमन मैन परेशान है टैक्स भरने के बाद, जो टैक्स में टेररिज्म हो रहा है देश के अंदर, जो जीएसटी, विशाल भाई, हर एक व्यक्ति जो 80 से 100 करोड़ के ऊपर है वो दुबई और सिंगापुर में घर खरीद रहा, क्यों? क्यों? क्योंकि उसको ये टैक्स हैरेसमेंट से बचना है, ये जीएसटी के एक्सटॉर्शन से बचना है। तो अब ये है, ये सच्चाई है। इन चीजों पर अगर बात करें, पूरा मिडिल क्लास जुड़ने को तैयार है।